जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पत्र के माध्यम से सबको सूचित किया गया है कि आज विधेयक एवं संशोधन कार्य का निरूपण विषय पर आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके लिए हमारे सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव श्री उदयभान सिंह सर और श्री मधुकर भारद्वाज सर आसन पर अपना आसन ग्रहण करेंगे। विधायी शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग की ओर से दोनों सर का मेरी ओर से बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन सर। जो भी कार्य अनुभव है, कार्य दक्षता है, आप इन प्रशिक्षुओं को इनका लाभ दें। विधायी कार्य के तहत बहुत सारे समितियों का काम भी विधायी कार्य ही हैं, लेकिन हम लोग विधेयक के संबंध में आज बातचीत करेंगे, अपने विचारों का भी आदान प्रदान करेंगे। तो इसको हम लोगों ने सुगमता के लिए और विस्तार से बताने के लिए, क्योंकि इस विषय पर बार बार प्रशिक्षण होगा नहीं और इतने सारे सहकर्मी एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे, इसलिए हम लोगों ने इसे 2 पार्ट में किया है। एक फर्स्ट पार्ट जो प्रथम पाली में होगा, उसमें विधि क्या है, विधेयक क्या है, इन सभी चीज़ों को बताया जाएगा। और प्रथम पारी में ही विधेयक में क्या क्या चीज़ होते हैं, कितने खंड होते हैं, क्या विषय होता है, तो पुरस्थापन, विचार का प्रस्ताव, खंड में जो संशोधन है, इन सभी विषयों को लेकर के विधेयक और विधेयक में संशोधन, इन विषयों को जो आप लोगों को मिला है पेपर, उस हिसाब से एक सांगोपांग जानकारी प्रथम हाफ में दी जाएगी। सेकेंड पारी में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो हम लोग फर्स्ट हाफ में पढ़ें उसका प्रैक्टिकल कैसे होता है, यह जानना जरूरी है। अब विधेयक में कोई संशोधन आता है तो किस प्रकार संशोधन आता है, किस खंड में आता है, नाम में संशोधन होता है, प्रस्तावना में होता है, अगर एक ही खंड में प्रथम पंक्ति में संशोधन है, तीसरी पंक्ति में संशोधन है, अनुसूची में जाके अंत में संशोधन है, तो उसको कैसे सेक्शन कैसे काम करता, आप कैसे काम करेंगे, मूल विषय यह है। और फर्स्ट पार्ट में इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। सेकंड में इसको हम लोग अधिक से अधिक ये प्रयास करेंगे कि एक एग्जाम्पल के साथ, जो एक विधेयक पारित हुआ है उसके साथ इस विषयों को हम लोग सभी व्यक्तियों के साथ, सभी सहकर्मियों के साथ इंटैक्ट होकर के इसको कार्य रूप देंगे। सेकेंड पेपर का फीडबैक आप लोग, अभी ये लेसन आप लोग को मिला नहीं होगा, वो मिलेगा सेकेंड हाफ में। तो फर्स्ट हाफ में हम लोग करेंगे। तो इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। 11 बजे डॉट टाइम हो गया है और बहुत अच्छी बात है कि हमारे सहकर्मी उदयभान जी स्वस्थ पर्सन हैं और कटिहार से इसी काम के लिए ये आए हैं और कि वो आप लोगों को अपने अनुभव के साथ इस विषय को बताएं, और इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। हम लोग प्रिपेयर्ड हैं मेंटली सब कोई? ओके, उदयभान जी आप अपने विषय को रखें कृपया। झारखंड विधानसभा के विधायी शोध संदर्भ कोषांग से संबंधित जितने कर्मी, उनके अधिकारी हैं, उनके प्रति सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों को कोई जानकारी देने के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को चयनित किया गया। मैं आभारी हूं झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी का, यहाँ के प्रभारी सचिव जी का, मंचासीन श्री मधुकर भारद्वाज जी का, और आप लोगों का भी, जो तन्मयता से सुनने के लिए इस कार्यक्रम में मेरे समक्ष उपस्थित हैं। 2 दिवसीय यह कार्यक्रम आज दूसरे दिन
इस मुकाम पर है। कल के दिन आप लोगों ने शायद, कल का विषय क्या था? दैनिक विवरणिका। विधानसभा के दिन भर का जो कार्य संचालन होता है उसकी दैनिक विवरणिका कैसे तैयार की जाती है उसके विषय में प्रशिक्षण प्राप्त किया। शायद मधुकर भारद्वाज जी नहीं थे, धनेश्वर राणा थे और रामनिवास दास जी थे। उन्होंने आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां इस विषय में दी होंगी और आज का विषय वस्तु आप लोगों को पहले उपलब्ध कराया जा चुका है। अब मूल विषय वस्तु में हम लोग आते हैं। हम समझते हैं आप लोगों की अनुमति इसके लिए मुझे है। सबसे पहले विधेयक को हम जानने का प्रयास करें, इसके पूर्व यह जाने की विधियां क्या हैं। जब विधियों को हम जानेंगे तो उस प्रक्रिया के संदर्भ में विधेयक पर आएंगे। विधियों को यहाँ बैठ करके या विधानसभा में काम करते हुए जब आप सोचेंगे तो सामान्यतः उसको अधिनियम के रूप में जानेंगे और आम जनता के रूप में जब उसके विषय में सोचेंगे तो अधिनियम न सोच करके कानून के रूप में उसको आप समझेंगे या जानेंगे। तो जो विधायिनी प्रक्रिया है या अधिनियम है उसकी शुरुआत विधेयक से होती है। प्रारूपण होता है विधेयक का, विधानसभा में उपस्थापन होता है, विचारण होता है, पारण होता है, उसके बाद यथास्थिति उसको राज्यपाल के यहाँ भेजा जाना होता है, राष्ट्रपति के यहाँ जाना होता है, अनुमति होती है, तब वो अधिनियम कहलाता है। सबसे पहले अब विधि विधानसभा में लाया जाता है। विधेयक को विधेयक के रूप में हम लोग समझते हैं जो शुरुआती दौर था देश की आज़ादी के पहले का, देश की आज़ादी के बाद के प्रारंभिक वर्षों का, तो विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण काम विधेयकों पर विचार करना, उसको पारित करना होता था। आज के संदर्भ में विधानसभा के और भी काम हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम आज हो गया है बजट का पालन, किसी न किसी रूप में सरकार पर नियंत्रण स्थापित करना। विधेयक का काम बहुत हद तक गौण हुआ है या कम महत्व का हो गया है। इस पर हम गौर करें तो आम आदमी के रूप में गौर करना है, आम आदमी के प्रतिनिधि के रूप में गौर करना है। प्रतिनिधि के रूप में आप गौर कैसे करेंगे? तो किसी न किसी रूप में समितियों का काम करते हुए या दूसरे काम को करते हुए जनता की प्रतिनिधि के साथ आप जुड़े हुए हैं। हर कोई किसी न किसी विधायक के साथ जुड़ा हुआ है। आप समिति में काम करते हैं तो विधायक, लेखा शाखा में बैठ करके आप काम करते हैं तो विधायक। कहीं कोई कमी रह रही है विधेयकों के संदर्भ में, तो जब विधायक आपसे मिलें या आप विधायक से मिलें तो उस विषय में भी बात किया करें। खैर ये बात की बात। तो विधियों का निर्माण विधानसभा या विधायी सदनों का सबसे महत्वपूर्ण काम हो न हो, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम अवश्य है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण काम हो न हो, एक महत्वपूर्ण काम अवश्य है। इसी कारण इसे विधानसभा या विधायी संस्था कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडियन पार्लियामेंट में एस.एल. सक्धर ने कहा है कि विधि शब्द की सर्वाधिक स्वीकृत परिभाषा, ध्यान दीजिएगा, विधि शब्द की सर्वाधिक स्वीकृत परिभाषा किसी अधिनियम में किया गया वह अनिवार्य निर्देश है जिसे विधिवत रूप से गठित विधानमंडल
ने विधेयक के रूप में नियमित रूप से वाद विवाद करने के पश्चात विहित तरीके से उसे पारित किया है तथा जिसे राज्याध्यक्ष ने उसे अनुमति दी है और जिसे प्रत्येक नागरिक मानने के लिए बाध्य है और जिसे लागू कराना न्यायालय की जवाबदेही है। तो इस परिभाषा को अगर हम गौर से देखें तो 4-5 चीजें उभर करके सामने आती हैं। पहला कि अधिनियम का विधेयक खंड विधानमंडल से पारित हो, विधानमंडल विधिवत रूप से गठित हो, उस विधेयक को राजाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त हो, जिसको नागरिक मानने के लिए बाध्य हों, और नागरिक अगर नहीं मानते हैं तो न्यायालय उसके ऊपर दबाव बना सकता हो, मानना होगा नहीं तो सजा भुगतनी होगी। तो इस क्रम में अब विधिवत रूप से गठित विधानसभा प्रत्येक 5 वर्ष या यथास्थिति बीच में चुनाव हो, उसकी अधिसूचना, गठन की अधिसूचना जारी हो, सारे सदस्य जो निर्वाचित हैं शपथ ले चुके हों, बैठते हों। आप देखते होंगे कभी कभी ऐसी परिस्थिति आई है कि कुछ लोगों ने सदस्यता की शपथ नहीं ली है, मंत्री हुए हैं और इस नाते विधानसभा में बैठते हैं, या कोई निर्वाचित न भी हुए हों सदस्य तो मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं, विधानसभा में बैठते हैं, चर्चा में भाग लेते हैं, है ना। तो ऐसे सदस्यों का जो शपथ नहीं लिए हों सदस्य के रूप में, मंत्री हों, विधेयक पर विचार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखना है। अगर करते हैं तो जिन जिन बैठकों में उपस्थित होकर के वो ऐसा कर रहे हैं उसके लिए दंड का प्रावधान संविधान में है। एक बार कोई दंड दे देता है इस ढंग का, इंपोज हो जाता है, तो उसका परिणाम क्या होगा बाद में देखा जाएगा, है ना। पहले इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है कि इस ढंग की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाए। जहां तक मंत्री की बात है, मंत्री को इतनी छूट अवश्य है कि उसका अपना कोई विषय है, एक भार साधक सदस्य के रूप में कोई मंत्री तो विधेयक ला ही सकता है, वहां तक उसको स्वतंत्रता है, सभा में अपनी बातों को रख सकता है, स्थिति को स्पष्ट कर सकता है। लेकिन दूसरे मंत्री के द्वारा लाए गए विधेयक में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या किसी भी तरह से वाद विवाद करना उचित नहीं है और उसके लिए फिर वो दंड का भागी हो जाएगा। तो ये 4 चीजें जो सकदर साहब की परिभाषा है विधेयक की, उसमें आती हैं, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। और यही कारण है कि कोई भी अध्यादेश इन शर्तों पर खरा नहीं उतरता है। यही कारण है कि अध्यादेशों के संबंध में कहा गया है कि प्रख्यापन की तिथि के 6 महीने तक ये वैलिड होगा। हम लोग यहां जो उपस्थित हैं इसमें से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसकी सेवा 10 वर्ष इस विधानसभा में नहीं हो चुकी हो। 6 महीने का ही जीवन किसी अध्यादेश का क्यों? इस पर गौर करने की जरूरत है। संविधान
इसमें व्यवस्था करके रखे हुए हैं कि सभा के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने या उससे अधिक का गैप नहीं होगा। 6 महीने के भीतर दूसरे सत्र की अनिवार्यता है। तो किसी अध्यादेश का प्रख्यापन जो होगा 1 सत्र के अवसान के बाद होगा, और दूसरे सत्र का आह्वान जब हो जाए तो नहीं होगा। इसलिए लाइफ उसका 6 माह का कर दिया गया है। और अध्यादेश अगर सरकार जारी कर चुकी है गवर्नर के माध्यम से ही, सो तो सत्रारंभ होने के तुरंत बाद उसको विधानसभा में रखना है। और फिर दूसरी बाध्यता यहां है कि सभा में रखे जाने के 6 सप्ताह के भीतर उस पर सभा की अनुमति आवश्यक है। फिर तीसरी चीज जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, उस पर एक प्रबुद्ध नागरिक की हैसियत से, विधानसभा के एक प्रबुद्ध कार्मिक की हैसियत से ध्यान देना है कि सभा में किसी अध्यादेश को रख दिया गया है तो 6 महीने तक, 6 सप्ताह तक चुप बैठे रहने की जरूरत भी हमको नहीं है। रख दिया जाए तो कोई भी विधायक प्रस्ताव रख करके उस पर विचारण की प्रक्रिया आरंभ कर सकता है। 6 सप्ताह की समय सीमा का इंतजार नहीं करना है या उस पर कोई मंत्री विधेयक के रूप में प्रस्ताव लेकर के आए, इसकी राह नहीं देखनी है। तो इस संदर्भ में लोहिया जी के एक उक्ति को हमेशा ध्यान में रखिए कि हर दूसरे सत्र के बाद पार्लियामेंट में अविश्वास का प्रस्ताव प्राय लेकर के आ जाते थे। तो सरकार के लोग कहते थे, अभी हाल फिलहाल में ही आप अविश्वास का प्रस्ताव लेकर के आए थे जिसको सभा ने खारिज कर दिया है। तो वो कहते थे जिंदा कौमें 5 बरस का इंतजार नहीं कर सकती। मेरी समझ है कि एक प्रबुद्ध विधायक को भी 6 सप्ताह का इंतजार नहीं करना चाहिए। ठीक है? छह माह का बताए कि किसी अध्यादेश का लाइफ 6 माह का है। 6 माह अधिकतम इसलिए दिया गया है कि सभा के 2 सत्रों के बीच में 6 माह या उससे अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। अब दोनों को अपने तर्क की कसौटी पर कसिए तो उत्तर खुद आपको मिलेगा। और सभा में रख देने के बाद 6 सप्ताह के भीतर आपको उस पर विधेयक के रूप में प्रस्ताव लेकर के आना है। मेरा कहना है कि आप उतना भी वेट मत कीजिए। जिस दिन रखा गया उसके 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद प्रस्ताव लेकर के आइए। सभा सचिव को दीजिए सूचना, उसकी फाइल बढ़ेगी, उसके पहले विचार हो। फिर बाद में हम लोग आते हैं। अब विधेयक एक तरीके से सोचेंगे तो 2 तरह का है, एक सरकारी विधेयक, दूसरा गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक वो जो सरकार के द्वारा लाया जाए सदन में, जिसका भार साधक सदस्य कोई मंत्री हो सरकार का। इसकी गहराई में जाइए तो विधिवत रूप से कैबिनेट में जिसकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हो और उसके पहले की जो प्रक्रिया हो पूरी हो चुकी हो, उस पर हम लोग बाद में जाते हैं। तो एक सरकारी विधेयक जिसका भार साधक सदस्य कोई मंत्री हो। दूसरा गैर सरकारी विधेयक जो मंत्री से इतर किसी विधायक द्वारा लाया गया हो, उसको हम लोग गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। अब तक यहां जो विधेयक आए हैं या पारित हुए हैं, पारित हुए तो सारे के सारे सरकारी विधेयक हैं। कुछ गैर सरकारी विधेयक आए थे। अब 2-4 विधेयक वैसा है जिसकी चर्चा हम लोग करें और बाद में करें। तो
हम लोग देखें कि सरकारी और गैर सरकारी विधेयक हो गया। दूसरे तरीके में हम आवे हैं तो विधेयक फिर होता है 3-4 कोटि का। एक हो गया मूल विधेयक। मूल विधेयक किसको हम कहेंगे? दूसरा है संशोधन विधेयक। तो नाम पर आप जाइएगा तो इससे पता चलेगा कि मूल विधेयक क्या है और संशोधन विधेयक क्या है। अब पंचायत राज विधेयक मूल विधेयक है, झारखंड नगर पालिका विधेयक मूल विधेयक है, या दूसरे फिर एक और तरीके से देखिए जो हर साल आप देखते हैं, कोई विनियोग विधेयक बजट से रिलेटेड, वो भी मूल विधेयक है। संशोधन विधेयक पर हम आए। अब जो मूल विधेयक है जैसे पंचायत राज विधेयक या नगर पालिका विधेयक, उसके किसी प्रावधान में अगर किसी तरह का संशोधन करने के उद्देश्य से जो विधेयक लाया जाए सदन में, उसको हम लोग संशोधन विधेयक कहते हैं। कई संशोधन विधेयक हो सकते हैं। मंत्रियों का वेतन भत्ता संशोधन विधेयक, सदस्यों का वेतन भत्ता संशोधन विधेयक, इस ढंग के कई विधेयक आ चुके। या विनियोग विधेयक में ही हर साल 2-3 संशोधन विधेयक आया करता है। अब जहां कहीं लगे कि मूल विधेयक का कोई प्रावधान अप्रासंगिक हो गया है, नए सिरे से उस पर पुनः सोचने की जरूरत है, और जो प्रावधान अप्रासंगिक आज की तिथि में है उसको संशोधित करने के लिए जो प्रावधान हम करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड संशोधन विधेयक होगा। अब पथकर संशोधन विधेयक, उसमें मान लीजिए कोई दर तय है कि टोल प्लाजा पर इतना हम टैक्स लेंगे, अखिल भारतीय स्तर का। तो अब कुछ पैसे में लेंगे, पैसे का डिवैल्यूएशन हो गया, रुपए में लेने की जरूरत है, वो संशोधन विधेयक हो जाएगा। तीसरा है, हम लोग परिचालित करवाए थे, विधायी शोध संदर्भ कोषांग के लोग मांगे थे कि जिस चीज के विषय में आपको बताना है तो उसकी पूर्व सूचना हम लोगों को इन शॉर्ट दे दीजिए। तो हम लोग उन लोगों को दिए थे, शायद आप लोगों के जिम्मे होगा। तीसरा रूप है कंसोलिडेटिंग बिल, है ना। इस कोटि में वो विधेयक आते हैं या जो उन नियमों को, अधिनियमों को संशोधित करते हैं, ऐसे विधेयक जो मूल अधिनियम को संशोधित करने जा रहे हैं, लेकिन संशोधन दूसरे तरह का हो रहा है। इसमें होता है कि एक तय समय सीमा होती है किसी विधेयक में, उस तय समय सीमा के बाद भी उस विधेयक के प्रावधानों को, अधिनियम के प्रावधानों को जारी करने की आवश्यकता होती है। मोटे तौर पर समझिए कि झारखंड विधानसभा में शायद 28 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए भी कुछ सीट। तो इन सीटों का प्रावधान इस विधानसभा में है या पार्लियामेंट में भी है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए। इन मूल संविधान बनाते समय ही कर दिया गया था कि 10-10 साल के लिए ये होगा, और 10 साल जब समाप्त होने को होता है उसके पूर्व उसको जारी रखने के लिए फिर से एक विधेयक लाया जाता है कि इसको आने वाले 10 साल तक फिर जारी रखो। तो
ऐसे विधेयक जो आते हैं तो उनको इस कोटि में रखा जाता है।